गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो सेकेंड यूनिट है उसमें एनर्जी बैंड थ्योरी की पिछली क्लासेस के अंदर इस बात को समझना चाह रहे हैं कि जब किसी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है वहाँ एटम्स के जब सेल ओवरलैप होकर बैंड बनाते हैं तो बैंड के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या नेचर रहता है। हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के डिस्कशन के अंदर हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखा कि जो इफेक्टिव मास है यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है या प्रभावी द्रव्यमान है वो उसके जो मूल द्रव्यमान है उससे भी भिन्न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये वेरिएबल हो गया। हमने एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय जालकों के अंदर प्रभावी द्रव्यमान के सूत्र निकाले और एक महत्वपूर्ण बात आ रही है कि द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान मूल द्रव्यमान से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। यानी द्रव्यमान ही यानी प्रभावी तौर पे जो इलेक्ट्रॉन जब किसी ठोस में है तो उसका द्रव्यमान भी परिवर्तनशील है। आज की क्लास में हम उसी प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति को डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति को समझने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट बिल्युआ जोन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है फर्स्ट बिल्युआ जोन के लिए जो के का मान होता है -π/a से π/a तक होता है। यानी हमने फर्स्ट बिल्युआ जोन में -π/a से π/a ई के ग्राफ बनाया है। आप इस वाले ग्राफ को देखेंगे, ई के ग्राफ है। आप अगर इस ई के ग्राफ को देखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि जो बाउंड्रीज आ रही हैं, जो बिल्युआ जोन की बाउंड्रीज है वहां पर ये जाते जाते फ्लैट हो जाता है। यानी यहाँ पर जो ऊर्जा है वो k² के समानुपाती नहीं है। आप यहाँ पर अगर मिड पॉइंट पे देखेंगे तो ये लगभग E=k² यानी पैराबोलिक शेप है। लेकिन बाउंड्री पे आते आते इसमें फ्लैटनेस आ रही है। ये फ्लैटनेस आ रही है यानी बाउंड्री पर E k² के समानुपाती नहीं हो रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पर तरंग फलन के साथ dE/dk निकालते हैं तो dE/dk को आप देखेंगे कि dE/dk का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। यानी E को जब डिफरेंशिएट किया तो हम यहाँ पर एक 2 पॉइंट हमारे पास आते हैं जिन्हें मैंने A से किया। ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यानी नति बिंदु है। यहाँ पे वक्र की आप कह दीजिए प्रकृति बदल रही है। यहाँ के नीचे ये पैराबोलिक और आगे की प्रकृति बदल रही है। यहाँ में यानी इन्फ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इन 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर इस ग्राफ को देखें तो इस लेफ्ट हैंड साइड इन्फ्लेक्शन पॉइंट से राइट हैंड साइड इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक ये एक स्ट्रेट लाइन है। जैसा कि सामान्यतः होता है ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इन पॉइंट पे सडनली ये ग्राफ रिवर्स होता है। और अगर dE/dk को देखें तो इस जगह ये रिवर्स होते होते बाउंड्रीज पे आते आते dE/dk 0 हो जाता है। बहुत स्पष्ट है dE/dk 0 कहाँ होता है, जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू होती है यानी वहाँ ऊर्जा का मान या तो 0 हो या अधिकतम है। बहुत स्पष्ट है कि दोनों बिंदुओं पर ऊर्जा का मान अधिकतम है, इस बिंदु पे 0 है, इसलिए मध्य बिंदु पर न्यूनतम होने के कारण ये 0 है और यहाँ पर अधिकतम होने के कारण dE/dk 0 है। ये जिन बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं ये वो बिंदु हैं जहाँ पर जस्ट वक्र में एक तरह का इन्फ्लेक्शन हुआ। यानी ये वो बिंदु है जहाँ वक्रता त्रिज्या तो 0 है। यहाँ देखने की बात है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, d2E/dt²। वो हम निकाल लें तो वो वक्रता त्रिज्या तो 0 है। और यहाँ पर ये ग्राफ हमारा चेंज होगा। अब अगर मैं तीसरे ग्राफ को देखूं, ये ग्राफ मैंने बनाया d2E/dk², क्योंकि हम अल्टीमेटली प्रभावी द्रव्यमान पे जाना चाहते हैं। तो प्रभावी द्रव्यमान के हिसाब से अगर सेकंड डिफरेंशिएशन से लिखें तो आप देखिए ये यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे दोनों तरफ d2E/dk² 0 है, 0 है और फिर यहाँ पर पहुंच रहा है। आप देखिए इन दोनों पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी मैक्सिमा और यहाँ पे भी मैक्सिमा है, बट प्रकृति विपरीत है। एक जगह धनात्मक और एक जगह ऋणात्मक है। तो इस तरह से हमने 3 ग्राफ डिस्कस किए, ई के ग्राफ, dE/dk ग्राफ और d2E/dk² ग्राफ। तो इससे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये आता है कि हमारा जो ग्राफ का ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वक्रता त्रिज्या 0 है और हमारा ग्राफ यानी dE/dk जो हमारी इसकी
ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पर चेंज हो रही है और कॉर्नर पे आते होते डी बाई डी के शून्य हो रहा है। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है प्रभावी द्रव्यमान पे जाना है। प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार होता है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू ई बाई डी के स्क्वायर। तो यानी इसका रेसिप्रोकेट करके हम निकालेंगे। तो ये मैंने एम स्टार का ग्राफ बनाया, इसको जरा ढंग से देख लें। आप देखिए सेंटर के दोनों तरफ प्रभावी द्रव्यमान लगभग नियत सा है, लेकिन जो ए पॉइंट्स है वहां आते आते इसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है और ऑलमोस्ट टुवर्ड इन्फिनिटी जा रहा है। ये यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जो हमारा ए पॉइंट है, के नॉट पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वहां पर एम स्टार का मान इन्फिनिटी जा रहा है और उससे फिर एजेस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर वापस इसका मान कुछ नियत तो हो रहा है लेकिन ऋणात्मक है। यानी अगर केवल फर्स्ट ब्रिलियर जोन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट जोन के अंदर सेंटर से दोनों तरफ लगभग एम स्टार का मान नियत है, यानी प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक भी है और नियत भी है। कहां पर? अगर हम केंद्र की बात करें यानी के इक्वल टू 0 से लेके के इक्वल टू के नॉट के मध्य, के नॉट पर नहीं, के नॉट से अंदर यानी के इज इक्वल टू प्लस के नॉट और के से लेके माइनस के नॉट के अंदर हमारे पास प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक है और नियत है। लेकिन जैसे हम के नॉट पे देखते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा प्रभावी द्रव्यमान अनंत है, यानी एम स्टार वो बिंदु आ गया जहां पर इसका मान अनंत है। ये वो बिंदु हैं जहां पर अनंत क्या बताता है कि अगर प्रभावी द्रव्यमान अनंत है तो तुरंत शून्य है। मीन्स हम चाहे जितना बाह्य बल लगा लें, ये वो बिंदु अगर यानी नति बिंदु की स्थिति पर अगर इस के पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम फ्री नहीं कर सकते। हम चाहे जितना बाह्य बल लगा ले उसका तुरंत शून्य ही रहेगा क्योंकि उसका प्रभावी द्रव्यमान इन्फिनिटी है। इसी ब्रिलियर जोन में आगे हम चले यानी के नॉट से बाउंड्री की तरफ पाई ए की तरफ या माइनस के नॉट से माइनस पाई बाई ए की तरफ, तो आप देखेंगे एक्सट्रीम पे आते हुए वापिस इसका मान नियत है किंतु ऋणात्मक है। यानी ऋणात्मक क्या बता रहा है कि बाह्य बल से विपरीत दिशा में नेट बल लग रहा है, यानी जो अंदर का बल है वो प्रबल हो गया बाह्य बल से, यानी इलेक्ट्रॉन बाह्य बल की तरफ नहीं गति करके विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ पर हम इससे प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति को देखें तो फर्स्ट ब्रिलियर जोन में ही एक ही इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्थिति में प्रभावी द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। केंद्र के निकट या के इक्वल टू 0 के निकट धनात्मक है जो सामान्यतः मानते हैं, नियत भी है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पे यानी के नॉट पर इसका मान अनंत है, यानी ये वो बिंदुआं जहां सबसे टाइटली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन और उससे आगे चले तो उसी ब्रिलियर जोन में पोजीशन पे इसका प्रभावी द्रव्यमान नेगेटिव भी है। नेगेटिव होने का मतलब हम बाह्य बल से जो बल आ रहा है तुरंत उससे विपरीत है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ से अंडरस्टूड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर हमारे ब्रिलियर जोन के सेंटर पोर्शन में है या हमारे ई के ग्राफ में सेंटर पार्ट में है तो सामान्य इलेक्ट्रॉन की तरह उसकी बंधन ऊर्जा है, लेकिन जैसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पे जाते हैं तो वहां अनंत है और उसके बाद विपरीत दिशा में यानी प्रभावी द्रव्यमान नेगेटिव होता है। ये हम यहाँ प्रभावी द्रव्यमान की प्रकृति को पार्ट कंप्लीट करते हैं। जहाँ तक प्रश्नों की बात है तो देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए इस पर ज़्यादा प्रश्न कम बनते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर इतने टॉपिक अभी कर चुके हैं, कुछ टॉपिक और है। निश्चित तौर पे वापस कहूँगा इस चैप्टर का अपने आप में 12 से 13 नंबर का वेटेज होता है, लेकिन प्रभावी द्रव्यमान मूलतः न्यूमेरिकल और प्रभावी द्रव्यमान की डेफिनेशन हमारे लिए हरदम से इम्पोर्टेंट रहती है। थैंक यू।